Welcome to the AR Show. This is RN and I'm the founder of AR Elite Fit. This is our first episode और ये एपिसोड मैं शुरू कर रहा हूँ मेरे अपने मेंटोर, मेरे अपने कोच के साथ. हिज नेम इज निखिल गर्ग. निखिल गर्ग को 15 साल से ऊपर हो गए इस इंडस्ट्री में. न जाने कितने सारे ट्रेनर्स को उन्होंने इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के लिए तैयार किया, एजुकेट किया. बायोमैकेनिक्स, मॉडर्न साइंस से रिलेटेड इतनी इंफॉर्मेशन ग्रैब की कि उन्होंने अपनी खुद की इंजरीज को क्योर किया. एंड विद द हेल्प ऑफ हिज मूव स्मार्ट इंस्टीट्यूट ही इज स्प्रेडिंग हिज कंप्लीट नॉलेज टू एवरीवन. और वही नॉलेज को ग्रैब करने के लिए आज हम उन्हें अपने पॉडकास्ट पे लेके आए. आज का एपिसोड आपकी लाइफ में वो सारी वैल्यू ऐड करने वाला है जो आप सोच भी नहीं सकते. आज बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि ये खाएं या वो खाएं या ये चीज करें या वो चीज करें. इन फिटनेस पीपल आर वेरी मच कंफ्यूज. बट आज का पॉडकास्ट सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके पेरेंट्स को भी इंस्पायर करने वाला है. तो आज का एपिसोड आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के देखिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी नॉलेज है जो आपको मिलने वाली है. तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि एक फिटनेस कोच थे आप पहले, उसके बाद यू स्विच टू अ फिटनेस एजुकेटर. ये स्विच कैसे आया आपकी लाइफ में? बिकॉज हर एक फिटनेस कोच एक अच्छा कोच एजुकेटर नहीं होता, करेक्ट? और ये स्किल बहुत कम लोगों में है, ओके मेरे अकॉर्डिंग. तो क्या लगता है ये स्विच कैसे आया आपकी लाइफ में? देखिए, लर्निंग जो है वो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है. सबसे पहले तो हर एक फिटनेस कोच को या फिर आप किसी भी इंडस्ट्री में हैं, तो इनिशियल एजुकेशन आपको हेल्प करती है उस इंडस्ट्री के अंदर एंटर करने के लिए और उसमें एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करने के लिए, ताकि आप उस पर एक अच्छी खासी बिल्डिंग तैयार कर सको. और अगर आप अपनी लर्निंग को नहीं छोड़ेंगे, आप कॉन्टिन्यूसली सीखते रहते हैं या डिफरेंट एरियाज ऑफ मूवमेंट या पैटर्न या एक्सरसाइज आप उसको एक्सप्लोर करते हैं, तो आपको अपना एक्चुअल पोटेंशियल कुछ टाइम के बाद समझ आ जाएगा. इनिशियली स्टार्टिंग सब फिटनेस कोचिंग से करते हैं. मेरा बहुत ज़्यादा पर्सनली इंटरेस्ट था असेस करने में, सो आई यूज टू असेस लॉट ऑफ एथलीट्स. मैंने बैडमिंटन प्लेयर्स को, क्रिकेट प्लेयर्स को और अलग तरीके के फुटबॉलर्स को बहुत ज़्यादा मैं इनके मूवमेंट असेस करता था कि अगर कोई भी ड्रिल के अंदर अगर कोई एक पैर पूरा बाहर नहीं जा पा रहा तो क्या प्रॉब्लम है, कुछ स्पाइनल इश्यूज हैं, किस वजह से मसल इम्बैलेंस है, या फिर स्ट्रेंथ कंपेंसेशन है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है. तो मैं अपने इनिशियल एजुकेशन के बाद भी कॉन्टिन्यूसली इसको पढ़ता रहता था, बिकॉज आई वॉज डूइंग गुड इन दैट. सो वन ऑफ द समटाइम एक बारी फिर मेरे को कहीं से कॉल आया और उन्होंने बोला कि इस टॉपिक को आप पढ़ाइए. तो मैंने उस टॉपिक को पढ़ाना चालू किया एंड सरप्राइजिंगली बच्चों को बहुत अच्छा लगा वो टॉपिक. एंड दे सेड कि आप को अगर असेसमेंट की इतनी अच्छी नॉलेज है, क्योंकि देखिए असेसमेंट आप अच्छा तभी कर सकते हो जब तक आपको ह्यूमन बॉडी की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी कि कौन से बोन से क्या मसल है और उन मसल्स का एक्शन क्या होता है. तो वहां से मैंने फिर एनाटॉमी पढ़ाना चालू किया और धीरे धीरे फिर दिस इज हाउ आई एंटर्ड इनटू द कंप्लीटली एजुकेशन. और आज भी मैं पढ़ाता हूँ. मैं पढ़ाने से, मैं जब भी कोई टॉपिक लेता हूँ, मैं उससे पहले कॉन्टिन्यूसली अपने आप को अपडेट करता रहता हूँ और रेगुलर बेस पे ये इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. पर इसमें इंडियन पेरेंट्स स्पेशली, जहाँ पे बच्चों को मनाना पड़ता है कि उनको प्रोटीन सप्लीमेंट लेने चाहिए, कहीं ना कहीं वो भी तो एक एजुकेशन में लैक कर रहे हैं ना. अब प्रोटीन सप्लीमेंट को वो बोलते हैं कि डब्बे वाली बॉडी है, फूल जाओगे, या फिर जो ये सप्लीमेंट्स जो मार्केट में खराब सप्लीमेंट्स आ रहे हैं उनकी वजह से भी इमेज खराब है. तो मुझे लगता है कि क्या ऐसा तरीका हो सकता है कि एक बच्चा अपने पेरेंट्स को इजी तरीके से ये समझा पाए कि नहीं, सप्लीमेंट्स आर गुड फॉर देम, और वो कैसे कन्विंस कर सकता है इस चीज के लिए? देखिए, पहली चीज तो जब आप बच्चों की बात कर रहे हैं तो आप कौन से एज ग्रुप की बात कर रहे हैं? बच्चे एज इन टीनेजर्स, 17-18 ईयर्स की शुरू एज से तो लोग यूजुअली थोड़ा बहुत जिम जाना शुरू कर देते हैं. तो उनके लिए तो मैं यही आंसर करूंगा. देखिए, अगर आप बिल्कुल बच्चे ही हैं, अपनी अर्ली टीन एज के अंदर है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा आपकी ग्रोथ स्टेज है, वहां पे सप्लीमेंट के साथ साथ आपको एक्चुअल में आपकी फिजिकल एक्टिविटी प्लस आपका रॉ फूड बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. सप्लीमेंट तब हेल्प करते हैं जब आपकी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी होती है. अब बात करते हैं 17-18 साल के बच्चे अगर मतलब प्रोटीन लेते हैं या फिर सप्लीमेंट कंज्यूम करना चाहते हैं और उनके पेरेंट्स उनको मना करते हैं,
वो इसलिए बोलते हैं, एज यू ऑलरेडी सेड, कि देर आर लॉट ऑफ फेक कंपनीज, फेक प्रोडक्ट्स इन द मार्केट विच आर ऐसी कुछ वो चीजें क्रिएट कर देते हैं कि उनको लेटर ऑन फिर अलग तरीके के इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। और पास्ट हिस्ट्री में, मैं अभी तो खैर ये नहीं होता, बट पुराने टाइम पे ऐसा भी होता था कि कोच ही सप्लीमेंट देता था। अब तो राइट। आजकल ऑनलाइन वेबसाइट्स आ गई हैं, दुनिया भर की एप्स आ गई हैं, तो ऑथेंटिसिटी आप बार कोड से स्कैनर चेक कर सकते हो। लेकिन पहले ना ट्रस्ट फैक्टर पे लोग सप्लीमेंट लेते थे, और बहुत सारे जिम ट्रेनर्स ने ना बेवकूफ बनाया है बहुत सारे लोगों को। किस तरीके से वो प्रोटीन का डब्बा मंगाते थे और उसमें कोई गोली को चूर के डाल देते थे, जिससे थोड़ा राइट। सा वो वाटर रिटेंशन बढ़ जाए, या फिर किसी भी तरीके के एंड्रोजोनिक आपके रिसेप्टर्स जो है वो इफेक्ट हो। तो उस तरीके से मतलब एक नेगेटिव इमेज बनी हुई है। और अगर कोई स्टिल कंप्लेंट कर रहा है कि मेरे पेरेंट्स एग्री नहीं करते, वो पेरेंट्स एग्री इसलिए भी नहीं करते, तो आप कमाना चालू करो। अगर आप 18-19 साल के अपने आप से कमाओगे, अपने आप से खरीदोगे, तो कोई आपको प्रॉब्लम होगी भी नहीं। ये भी है, लेकिन मेरे पास एक ऐसा केस भी आया है जहाँ पे जो पर्सन है वो 25 ईयर्स का है। ओके। ठीक है, ही इज अर्निंग गुड। बट हम्म। द प्रॉब्लम इज कि इंडियन पेरेंट्स या इंडियन फैमिली में ऐसा होता है ना कि अगर कुछ भी लेके आ रहे हो तो भाई पेरेंट्स को बता रहे हैं कि हाँ ये चीज़ लेके आ रहे हैं। हम्म। पर उसके साथ चैलेंज ये आ रहा है कि ही इज नॉट एबल टू कन्विंस हिज पेरेंट्स, स्पेशली हिज फादर, हम्म। कि मुझे प्रोटीन सप्लीमेंट इसलिए लेना है क्योंकि मैं मसल बिल्डिंग कर रहा हूँ। हम्म। तो पेरेंट्स को ना ये इंपॉर्टेंस कैसे समझाई जाए, ये चीज़ मैं जानना चाहता देखो, हूँ। कई चीजें आपको पेरेंट्स को समझानी नहीं होती है। आपका एक जनरेशन गैप होता है, फर्स्ट हम्म। रिस्पेक्ट दैट गैप। बहुत सारी चीजें आपको उनकी समझ नहीं आती, बहुत सारी चीजें उनको आपकी समझ नहीं आती। अगर तो आपका प्रोटीन जेन्युइन है और आप सच में मेहनत कर रहे हो, क्योंकि अननेसेसरी प्रोटीन इनटेक आप कंज्यूम करोगे तो वो भी आपका फ्लश आउट होगा यूरिन के थ्रू या अदर सोर्सेज से। ठीक है, तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही और आप सप्लीमेंटेशन कर रहे हो और उसके बाद आपके पेरेंट्स मना कर रहे हैं, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आपको जरूरी नहीं है उनको हर चीज बतानी है। आप गलत चीजें भी तो छुपाते हो। आप जब सिगरेट पीने जाते हो या फिर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाते हो, वो बात भी तो आप छुपा के करते हो। कौन सी हम सारी बातें पे उनसे कन्विंस करते हैं? तो सर वो इतना बड़ा जो बॉक्स है 2 किलो का, वो कहाँ छुपाएगा देखो, गर्लफ्रेंड कहते हैं व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। है ना? अगर चाहे तो बंदा हर कुछ कर सकता है। ठीक है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। पर इसमें एक परसेप्शन और भी आता है ना, लोगों को ये भी लगता है कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने से। अवेयरनेस कर सकते हो। देखो, पेरेंट्स को अवेयर कराओ। पहले चीज ना, प्रोटीन के बारे में पेरेंट्स को लगता है कोई पाउडर है। उनको सिंपल जिस दिन ये समझा दिया ना आपने कि प्रोटीन एक जो मिल्क होता है उसी का एक बाय प्रोडक्ट है, जिसकी जिसकी वजह से आपकी मसल रिकवरी और उसमें आपको हेल्प मिलती है। और आप उनको कोई थोड़ा सा एजुकेट कर दो, या किसी अच्छे जो जो अपने ट्रेनर्स हैं, या जो आपका डाइटिशियन है, या जो भी आपके कोच है जो आपको सप्लीमेंट रिकमेंड करे, आप डायरेक्ट उनके पेरेंट्स को बुला के वन ऑन वन मीट करके उनको समझा दो ब्रेकडाउन। हाँ, ये भी पॉसिबल है आपको पेरेंट्स को एजुकेट करना चाहिए। अगर पेरेंट्स, हालांकि पेरेंट्स कोई भी अपने बच्चों की ग्रोथ में कभी भी बाधा नहीं बनते हैं, बट अगर ट्रू। कोई बन रहा है बाय डिफॉल्ट, अननोइंगली वो क्रिएट कर रहे हैं प्रॉब्लम, तो वहां पर एजुकेशन से या बात करने से आई थिंक काम हो जाता राइट। पर इसमें एक चीज़ और भी आ रही है ना, है। कि जैसे आजकल आप न्यूज़ में देख रहे हो बहुत सारे हार्ट अटैक केसेस हो रहे हैं। ओके। ठीक है, जिम्स के अंदर। हाँ, अब पेरेंट्स को ये भी डर लग तो रहा है जिम जाना कि बंद कर जिम दें। जाना है भाई, जिम मत जाओ नहीं तो हार्ट अटैक होगा। हम्म। फिर ये भी लग रहा है सप्लीमेंट्स भी नहीं देंगे, तो ये सारी चीज़ें ना कोरिलेटेड है एक दूसरे से। अब हार्ट अटैक का क्या केस है, इस सिर्फ जिम के अंदर हार्ट अटैक केसेस तो नहीं हो रहे होंगे, हम्म। और जगह भी हो रहे होते हैं, पर उसको तो कोई नोटिस नहीं कर रहा था। बट यही यही लोग यही नोटिस करा रहे हैं कि भाई जिम जाने से लोगों को हो रहा है, ट्रेडमिल कर रहा था तो प्रॉब्लम हो गई। एक्चुअल कॉज क्या है, लोगों का परसेप्शन, या इसको बनाया जा रहा है गलत तरीके से, या लोग एक्चुअल में कोई ऐसी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक केसेस बढ़ रहे देखिए, एक ना मूवी में कहते हैं ना कि एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, तो लोगों को चाहिए मसाला। हैं। है राइट। ना? अभी जिम के अंदर किसी की हार्ट अटैक से डेथ हो गई, तो उसको एक बहुत बड़ा हॉट टॉपिक बना के उसको इस तरीके से मीडिया दिखाता है कि पता नहीं क्या हो गया। कितने लोग डेली ओबेसिटी से मरते हैं, कितने लोग डेली डायबिटीज से मर रहे हैं, कितने लोग डेली हॉस्पिटल्स में मर जाते हैं, कितने लोग रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं बिकॉज ऑफ द रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, या फिर गलत तरीके से रोड बना देते हैं, या जो भी होता है। कितने लोग अलग अलग बीमारियों से फेस कर रहे हैं, बट हाईलाइट किसको किया जाता है? जिम को। क्यों? करेक्ट। क्योंकि वो टॉपिक है, मसाला है, मसाला मिलेगा लोगों को, थोड़ा सा पसंद आएगा।
तो पहले यहाँ पर थोड़ा सा साइंटिफिकली ब्रेक डाउन करके समझ लेते हैं कि जिम में हार्ट अटैक आता क्यों है। जिम में हार्ट अटैक आने के दो तीन रीजन होते हैं। पहला, आपका ये कह सकते हो कि जब कोई अपनी नॉर्मल हार्ट रेट से, अपनी जो उसकी टारगेट हार्ट रेट है, बाय द वे ये भी ना एक ट्रेनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उसकी एज जान के आप अपने क्लाइंट्स को एजुकेट करिए कि किस तरीके से आप अपनी, आपकी रेस्टिंग हार्ट रेट के हिसाब से आपको कौन सी टारगेट हार्ट रेट पे ट्रेन करना है अगर आप कोई एंड्योरेंस एक्टिविटी करते हैं। राइट। लोगों ने अपने आप को कंडीशन किया नहीं, उस तरीके से प्रिपरेशन करी नहीं, और डायरेक्टली अपनी टारगेट हार्ट रेट से ऊपर निकल जाते हैं। तो बॉडी उसको मैनेज नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ये एक रीजन हो सकता है। दैट ये ऐसा नहीं है कि यही रीजन होगा। दूसरा हो सकता है कई बार हम अपना रिकवर नहीं कर पाते अच्छे तरीके से, उसके बाद भी क्योंकि हमें बहुत ज्यादा जोश चढ़ा हुआ है कि डेली जिम जाना है, तो हम उस चक्कर में भी वहां पर होता है कि आपने अच्छे तरीके से रिकवर नहीं किया, जेट लैग था आपको, या फिर आप कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी में थे, या फिर आपने पहले प्रैक्टिस उतनी करी नहीं, आप सडन जाके आपने अपनी जो फ्रीक्वेंसी या इंटेंसिटी थी एक्सरसाइज की, आपको आपने उसको इतना सडनली इंक्रीज कर दिया कि वो आपकी बॉडी झेल नहीं पाई। तो इस वजह से भी हो सकता है। लेकिन तीसरी चीज, मैं उन लोगों को ये जवाब देना चाहूंगा जो कहते हैं कि जिम मत जाओ क्योंकि जिम में तो हार्ट अटैक होते हैं। तो अगर स्पोर्ट्स से या फिजिकल एक्टिविटी से, जिम नहीं जाने से हार्ट अटैक बंद हो जाएंगे, फिर तो सारे स्पोर्ट्स को बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स वाले लोग तो एक्सरसाइज करते हैं और वो तो अपनी राइट। कैपेसिटी को क्रॉस करते हैं, एब्सोल्युटली। है ना। अब यहाँ पर भी कंट्रोवर्सी आ गई, क्योंकि मैंने बोला कि आपके लोग अपनी कैपेसिटी को क्रॉस करते हैं इसकी वजह से, बट स्पोर्ट्समैन तो डेली यही कर रहा राइट। है ना। वो करेक्ट। डेली नहीं करता, बेशक से थोड़ा कंडीशनिंग फेज, लेकिन एक फेज उसकी लाइफ में आता है, खासकर जिस दिन वो स्पोर्ट खेलता है ना, उस दिन वो दिमाग से खेलता है, बॉडी से नहीं खेलता। तो आपका मेंटल लेवल पर भी बहुत सारी चीजें होती है। ऐसे बहुत सारे रेप केसेस में कितनी लड़कियां मर रही हैं, उसके बारे में कौन बात करता है। डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर कितनी लड़कियां शिकार है, कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं, उस पर क्यों नहीं बात करते कोई। जहां पर आपको गवर्नमेंट का या किसी का भी फेलियर दिखेगा, उन टॉपिक्स पे बात नहीं होगी। मसाला चाहिए, उठा लो जिम का टॉपिक, फिर तो करेक्ट। कुछ भी। और फिर एक ये भी आपने रिसेंटली एक न्यूज़ देखी होगी जिसमें दिखा रहे हैं कि राजस्थान के किसी एक गांव के अंदर कुछ अच्छा, फॉरेनर्स आए वो थे। जो हाँ, कंपटीशन हुआ था, हाँ। टग ऑफ वॉर हुआ था, हाँ टग ऑफ हाँ, वॉर कुश्ती हुई। मैंने भी देखा अब था। वहाँ पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स का, काफ़ी लोगों का ये कहना है कि हमारी जो डाइट है वो घी वाली डाइट है एंड वी आर नॉट फोकसिंग ऑन प्रोटीन डाइट। हम्म, और वो लोग जो थे जो कि प्रोटीन लेते हैं, नॉन वेजिटेरियंस हैं, हम्म, दे आर स्ट्रॉन्गर देन अस। ओके। इसका क्या है? क्योंकि ये चीज़ तो मुझे भी लगा कि डेफिनेटली ऐसा ही होगा, हम्म, बिकॉज वो लोग ज़्यादा फिट लग रहे थे दिखने में, फॉरेनर्स। हम्म, और यहीं पर ही अगर देखा जाए हमारे लोग बिल्कुल, इनफैक्ट हर एक हर हम्म, एक कंपटीशन में हारे हैं। हम्म। तो आई फील वेरी बैड फॉर इट, बट इसका कौन आपका कौन क्या से है? कंपटीशन हुए थे उसमें? टग ऑफ वॉर हुई थी, हम्म, कुश्ती हुई थी, हम्म, उसके अंदर एक और हुआ था, वो मुझे याद नहीं exactly। ओके। तो देखिए, सबसे पहले तो एक चीज समझते हैं कि यहाँ पर आता है कि जब आप कंपैरिजन किसी चीज का करना है ना, जैसे मैं इस कप को उस कप के साथ कंपेयर कर सकता हूँ। क्यों? सेम। क्योंकि सेम है। अब ये आप बड़ा कप लेके बैठे हो, मैं अगर छोटा कप लेके बैठा हूँ, तो क्या आप दोनों को कंपेयर कर पाओगे? नहीं। कंपैरिजन का पर्पस ही खत्म हो गया ना, कंपैरिजन हो ही नहीं सकता जब दो चीज करेक्ट। डिफरेंट है। तो यहाँ पर बात आती है अडेप्टेशन की। अब जो भी राजस्थान में कंपटीशन हुआ, जितने भी लोगों ने बोला प्रोटीन डेफिशिएंट है, आई एग्री विद ऑल ऑफ देम। यस, इंडियन डाइट इज डेफिशिएंट इन प्रोटीन, बट क्या सिर्फ प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से वो हो गया? ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ये तो वो लोग बोल रहे हैं जिनको प्रोटीन बेचने पे कुछ कमीशन आता है, या फिर प्रोटीन पे बहुत ज्यादा ऑब्सेस हो रखे हैं, वो लोग बोलते हैं इस तरीके से, क्योंकि एडेप्टेशन सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। अब कोई जो वेट लिफ्टर है, मैं उसको बोलूं कि माउंटेन पे, पहाड़ों पे ट्रैक कर ले, वो नॉर्मल किसी, आप जाके पहाड़ी बंदे को देखोगे तो वो फटाफट ऐसे ऐसे चढ़ जाता है पहाड़ों पे। अब वहां पर वो वेट लिफ्टर नहीं चल पाएगा, तो क्या वो वेट लिफ्टर खराब हो गया, या क्या वो उससे कम स्ट्रांग है? बताओ। तो यहाँ पे लैक ऑफ प्रैक्टिस। लैक ऑफ प्रैक्टिस नहीं, लैक ऑफ अडेप्टेशन। उसकी बॉडी उस चीज में अडेप्ट हो रखी है, इनकी बॉडी इस चीज में अडेप्ट हो रखी है। ओके। यहाँ पर डाइट रोल डेफिनेटली प्ले करता है। आपको अगर टग ऑफ वॉर ही कराना है, टग ऑफ वॉर एक कुश्ती है, इसका आता है, तो पहलवानों से आ जाओ। इंडियन पहलवान ऐसे खदेड़ के मारेंगे आपको अखाड़ों में। पर यहाँ पे सर एक और चीज, उनकी डाइट में दूध और दही होता है, और घी होता है प्रॉपर।
तो ये नहीं होता जब हम प्रॉपर डाइट की बात करते हैं ना, वो प्रोटीन डेफिशिएंसी है लेकिन सिर्फ उसकी वजह से है, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं किसी भी स्पोर्ट्स में, मेंटल होता है, आपकी फिजिकल कंडीशनिंग होती है। आपने ये चेक किया कि जो लोग जीते हैं वो पहले क्या करते थे? दे ऑल वर फिजिकली एक्टिव, दे ऑल वर एक्सरसाइजिंग एंड दे वर competing विद द विलेज पीपल जो डेली एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, दे वर नॉट एक्सरसाइजिंग। ठीक है, ये रीज़न हो सकता है, मैं मान गया। पर यहाँ पे एक ये भी चीज़ तो आती है कि वो लोगों का जो कंपटीशन हुआ था ना, वो कंपटीशन इस तरीके सेम से एज हुआ था, ग्रुप सेम में। एज ग्रुप में हुआ, हाँ। दिखने में भी देवर लुकिंग हम्म। स्ट्रॉन्ग। अब वो जो चीज़ कर रहे थे टग ऑफ हम्म। वॉर, मुझे लगता है कि उसकी कोई प्रैक्टिस की नीड ऐसा सच है नहीं। क्यों? पुलिंग स्ट्रेंथ नहीं चाहिए आपको? तो पुलिंग स्ट्रेंथ के लिए तो वो तो नॉर्मल जो स्ट्रेंथ वो अपनी यूज कर रहे हैं वो कर सकते थे, हम्म। स्टिल उसके अंदर। बट दे वर मोर फिजिकली एक्टिव बडी, अंडरस्टैंड? जैसे जितने भी फॉरेनर्स थे, दे वर एक्सरसाइजिंग एंड फिजिकली एक्टिव। आपको पता है माइंडफुल ईटिंग क्या होता है? डू यू नो व्हाट इज माइंडफुल ईटिंग? उतना ही खाना जितना हाँ, आपको एक मन का सेटिस्फैक्शन है कि हाँ ठीक एग्जैक्टली। है दिस इज माइंडफुल ईटिंग में एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप खाते टाइम कहीं पे भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे, राइट। है ना? कई लोग खाते टाइम टीवी देखते हैं, खाते टाइम फोन को स्क्रॉल करते हैं, दिस इज नॉट द माइंडफुल ईटिंग बाय द वे। तो इसी तरीके से इंडियंस को क्या लगता है ना, लैक कहाँ पर है? इंडियंस को लगता है कि अगर मैंने दो चार अपनी फिजिकल एक्टिविटी कुछ कर ली तो मेरी एक्सरसाइज हो गई, या हमें एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। लेकिन एक्सरसाइज किसे कहते हैं? जब आप स्पेसिफिक टाइम निकाल के स्पेसिफिक अपने माइंड को प्रिपेयर करके उन पर्टिकुलर कुछ मसल्स को ट्रेन करते हो, उसको एक्सरसाइज बोला जाता है। तो सर इस सिनारियो से, इस कंपटीशन से हम ये भी तो सीख सकते हैं कि जैसे उन वो लोग फिजिकल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं हाँ। तो हमें भी करना हाँ, चाहिए वो कंक्लूजन चीज़। ये कंक्लूजन ये है करेक्ट। कि हमारे भी जो एजिंग पेरेंट्स हैं, जो हाँ उम्र में बढ़ रहे हैं, उनको भी फिजिकली एक्टिव होना चाहिए, लाइक जैसे फॉरेनर्स है। यहाँ पर प्रोटीन को बहुत ज्यादा स्पेसिफाई करके मेरे को हाँ, नहीं ये चीज़ लगता तो बोले, कि। लेकिन मुझे भी वही लगा बिकॉज हाँ। व्हाट आई रियलाइज इज कि वो लोग फिजिकली एक्टिव है, हमारे लोग 60 साल के बाद बोलते हैं कि जी अब बुढ़ापा आ गया, और वही लोग 60 की एज में दे आर डूइंग ट्रैकिंग, दे आर हम्म। ट्रैवलिंग। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जरूर सीखनी चाहिए हमें कि हमें एट एनी एज वी शुड बी वेरी एक्टिव, और कुछ फिजिकल एक्टिविटी ऐसी करनी चाहिए जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी देखिए, इस पे ना ब्लेम करना बड़ा इजी होता है किसी को भी, हो। है ना? जैसे तुरंत आया प्रोटीन के ऊपर, प्रोटीन डेफिशिएंसी के लिए को लेकर ब्लेम कर दिया, लाइफस्टाइल को लेकर ब्लेम कर दिया। कोई रीजन जानने की भी तो कोशिश करनी चाहिए। आपको पता है इंडिया जब गुलाम था तो बहुत, ये 70s के बाद के, खासकर आपके ग्रैंड पेरेंट्स या मेरे पेरेंट्स, हम्म। वो जब अपनी एज में बड़े हो रहे थे ना, उस टाइम पे इंडिया थ्राइव नहीं कर रहा था, उस टाइम पे इंडिया सर्वाइवल मोड पे था। तो लोग जो खाना खाते थे या जीवन जीते थे, उनका पर्पस ये नहीं था कि मेरी फिजिकल फिटनेस बढ़ जाए, उनका पर्पस होता था घर की दाल रोटी कैसे चल जाए। राइट। तो वो बहुत ही कम रिसोर्सेस में अपने आप को कैसे भी करके स्ट्रगल करके अपनी बच्चों का इन सब का पालन पोषण करके कैसे करके अपनी पूरी लाइफ कर रहे थे। अब वहीं पे वेस्टर्न कल्चर इन सब चीजों से स्ट्रगल नहीं कर रहा, तो दे हैव द टाइम टू गेट द इनटू द फिजिकल एक्टिविटी एंड टू स्पेसिफाई। इंटरेस्टिंग। तो वहां पर आप जब तक रूट कॉज को नहीं समझोगे ना, हाँ, बट अब सिचुएशन चेंज हो रही है। अब लोग अवेयर हो रहे हैं, अब लोगों को पता चल गया कि ह्यूमन बॉडी का काम सिर्फ सर्वाइवल मोड नहीं है, सिर्फ पैसे कमाना नहीं है। इससे अगर आप फिजिकली फिट रहो तो आप और ज्यादा ग्रो कर सकते हो। बाय द वे, मेरा कंक्लूजन क्या निकलता है टग ऑफ वॉर के कंपटीशन से, और मैं यहाँ पे इसके थ्रू हर इंडियन पेरेंट्स को ये बोलना चाहूंगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने आप को फिजिकल फिट रखना। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं ना कि अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी बनाते हैं, एफडी करते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, या उनको चाहते हैं कि हमारे मरने के बाद ये कोई चीज इसको करे जिसकी वजह से इसकी लाइफ थोड़ी सक्सेसफुल हो जाए। बट बहुत एक ऐसी चीज है जिसको हम अवॉइड कर देते हैं, वो होती है आपकी खुद की हेल्थ। मैं अपने बहुत सारे ऐसे फ्रेंड सर्कल में बहुत लोगों को जानता हूँ, क्योंकि इंडियन ना थोड़े इमोशनल होते हैं बाय द वे, पता होगा आपको, है ना? आप भी इमोशनल हैं, वैसे सभी होते हैं, बट इंडियंस थोड़े से ज्यादा इमोशनल हैं, खासकर पेरेंट्स के मामले में। तो मैं अपने ऐसे बहुत सारे दोस्तों को जानता हूँ जो जिन्होंने अपने करियर को दांव पे लगा दिया, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के साथ हॉस्पिटल जाना, रिपोर्ट करवाना, एक्सरे हम्म। करवाना, उसके चक्कर में उनको जॉब से सेक्रीफाइस करना पड़ता है।
तो पेरेंट्स को ये एनालाइज करना चाहिए कि इंस्टेड ऑफ, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अपनी जिम्मेदारी नहीं निभानी अपने पेरेंट्स के थ्रू, बट पेरेंट्स की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने आप को फिट रखें। करेक्ट। आप बिल्कुल इग्नोर कैसे हो सकते हैं? आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप एक अच्छा लाइफस्टाइल प्लान कर रहे हैं, उसके बाद अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम होती है, आपके बच्चे हमेशा खड़े हुए हैं, हमेशा सपोर्ट करते हैं वो, बट आप बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे, आप कुछ भी खाए जा रहे हैं और आप एक्सरसाइज नहीं करते, क्यों? इंडियन पेरेंट्स का सबसे बड़ा क्वेश्चन है आता है कि भाई हम एक्सरसाइज इसलिए नहीं करते क्योंकि हमने करी नहीं कभी, हाँ। हमने कभी करी नहीं, हम क्यों करें? हमारा आधा जीवन निकल गया, पूरा थोड़ा सा जो बचा है वो निकल जाएगा। आपको पता है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग खासकर ओल्ड एज में ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपकी बोन डेंसिटी कम हो जाती है, आपका हार्मोनल पूरा डिक्लाइन हो चुका है, आपकी पूरी की पूरी ओवरऑल सब कुछ गिर रहा है। अगर उसको उठाना है आपको वापस से, आपके अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना है, तो आपको थोड़ी सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। राइट। सो कंक्लूजन एक पॉजिटिव साइड पर भी हो सकता है, सिर्फ ब्लेम करने से आई डोंट थिंक सो कि किसी चीज का सॉल्यूशन निकलता है। आप जितने भी लोगों को बोल रहे हो कि वो हारे हैं, आपने कभी अखाड़ा विजिट किया है? आप कभी अखाड़ा विजिट करिए, वहां पे जिस बात पे लोग मजाक बना रहे हैं ना कि दूध और घी और दही खा के तो इनकी ताकत नहीं दिखी, आपको पता है कितने सारे अखाड़ों में वेस्टर्न कल्चर से लोग आके कुश्ती सीख रहे हैं। किससे सीख रहे हैं? वो इंडियन से ही सीख रहे हैं। कितने लोग उन टूल्स को कैसे पटकना है, कैसे करना है, वो सारा वहीं से सीख रहे हैं। आपने सुल्तान मूवी में देखा था सलमान खान को, राइट। क्या दिखा रहे थे वहां पे? वो तो देसी डाइट ही करता था ना, पहलवान ही था। करेक्ट। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप जिस कंपेयर अगर कर रहे हो तो दो चीजों को इक्वली कंपेयर करो। ठीक है। और इसमें एक पॉइंट और है मेरा, हम्म। अपार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक, हम्म। वो ये है कि जब भी मोस्टली लोग जिम जाते हैं या फिटनेस स्टूडियो जाते हैं ना, हम्म। तो वो क्या करते हैं, उनका प्राइमरी फोकस होता है वेट लॉस, हम्म। रादर देन फोकसिंग ऑन फिटनेस ट्रेनिंग, फिटनेस लेवल को अच्छा करना। सारा हम्म। ध्यान है कि जी वेट लॉस करना है, क्योंकि ओके। वेट गेन ही करके आए हैं, हम्म। है ना। तो उनका क्या है, मतलब उनको कैसे समझाएं, या क्या आइडियली लोगों का फिटनेस गोल होना चाहिए जिम आ रहे हैं तो? बहुत सारे लोगों को ना एक कंफ्यूजन और रहती है, दे थिंक कि 1 घंटे के वर्कआउट से ही वेट लॉस हो जाएगा। दे आर नॉट फोकसिंग ऑन कैलोरी डेफिसिट, हम्म। कितना कैलोरी लेना है या नहीं लेना है, ना तो इस पे फोकस करते हैं। टोटली डिपेंडेंट ऑन 1 आवर का वर्कआउट, और वो भी ये सोचते हैं कि वेट लॉस हो जाए बस कैसे भी करके, फिटनेस पे फोकस नहीं करते। आपका क्या टेक है इस पे? देखिए, ओबेसिटी जो है ना, मोटापा, ये एक वर्ल्ड वाइड एपिडेमिक है। एपिडेमिक समझते हैं, कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है, हम्म। कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है। आप एक बात बताओ, पिछले 10 साल में जिम के ट्रेनर्स, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट कम हुए हैं या बढ़े हैं? बड़े हैं। बढ़े हैं। मेडिकल स्टोर्स, बड़े हैं। डॉक्टर्स बढ़े हैं। तो जितने लोगों को ओबेसिटी थी, अगर ये इनकी केयर करने वाले लोग बढ़ रहे हैं, तो ये जो लोग ओबेसिटी फेस कर रहे हैं, कोई मेडिकल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इनका नंबर कम होना चाहिए था। सही बात है। इनका नंबर कम होना चाहिए था ना, क्योंकि क्योर करने वाले आ गए, हम्म। प्रोटेक्ट करने वाले आ गए, गाइड करने वाले ज्यादा आ गए, बट अनफॉर्चुनेटली ये नंबर भी बढ़ रहा है। ओके। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों को समझना पड़ेगा कि आपका लाइफस्टाइल जो है, आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं, और 1 घंटे का वर्कआउट वर्सेस 23 आवर्स हाउ यू स्पेंड योर डे, दैट क्रिएट्स द मैजिक। क्योंकि राइट। वॉल्यूम किसका ज्यादा है? 1 घंटे का ज्यादा वॉल्यूम है या 23 घंटे का ज्यादा? 23 घंटे का। तो डेफिनेटली वही चीज हेल्प करेगी। तो एक्सरसाइज जो करते हो ना, पहली चीज तो ये बड़ी रॉन्ग अप्रोच होती है कि मैं जिम जा रहा हूं तो मेरे को फैट लॉस करना है या वेट लॉस करना है। क्योंकि अगर आप इस माइंडसेट से जाते हैं तो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज आई हैव वर्क विद लॉट ऑफ पीपल जो इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। इवन मैंने भी इसी तरीके से स्टार्ट किया था, और क्या प्रॉब्लम आती है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो पहला आता है कि जब भी आप फैट लॉस के पर्पज से करते हो ना, तो आप जिस टाइम पे एक्सरसाइज कर रहे हो या जिस टाइम पे भी कुछ भी खा रहे हो, आपका कॉन्टिन्यूसली फोकस ना रिजल्ट पर है। राइट। आप उस प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर पाते, और कई बार हम उस रिजल्ट को अचीव करने के चक्कर में कुछ ऐसे रास्ते अपना लेते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होते। एग्जाम्पल, जैसे किसी के बच्चे पे किसी पेरेंट्स ने किसी को प्रेशर कर दिया कि आपको फर्स्ट आना है,
तो वो दिन रात पढ़ेगा, बेशक से उसको रटना पड़े। आइडियली तो एजुकेशन का पर्पस था उसको टॉपिक समझ आए, लेकिन ऐसा भी कई कई बार होता है। नहीं तो ना कभी एक काम करना, 10th का जो सीबीएसई बोर्ड होता है ना, उसके बाहर जो बच्चे निकलते हैं एग्जाम लेके, उनसे एक बार क्वेश्चन करना कि आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर किया था। वो कहते सर लिख गए भूल गए, हाँ क्योंकि रटा हुआ था, लिख करेक्ट। दिया एक बारी। चलो ठीक है, उस टाइम पे वो सुना देगा, एक हफ्ते बाद पूछ लो भूल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो चीज रटी हुई थी, वो सिर्फ एक रिजल्ट पे फोकस था कि कैसे भी करके स्कोर करना है। ऐसे ही फिटनेस का होता है, वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से फैट लॉस हो जाए। अब उनकी भी गलती नहीं है बाय द वे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बॉडी शेमिंग फीस फेस करते हैं। कई बार कुछ नींद से इशू आता है, कोई हेल्थ से इशू आता है। बट उन सभी लोगों को मैं ये गाइड करना चाहूंगा कि आपकी अप्रोच जो है वो होनी चाहिए कि सबसे पहले मैं कैसे अपनी बॉडी को इंजरी फ्री बनाऊं, डिजीज फ्री रहूं, और मेरी बॉडी में 3 चीजों का ध्यान रखना है। मेरी बॉडी में फुर्तीलापन कैसे ज्यादा से ज्यादा बढ़े, दूसरा मेरी नींद अच्छी हो, तीसरा मेरा डाइजेशन अच्छा हो। क्योंकि इसके बाद फिर आपका आता है कि आप अपने स्ट्रेंथ पे काम करिए थोड़ा सा, और अपने स्टेमिना पे काम करिए। क्योंकि अंडरस्टैंड, फैट लॉस इज नॉट अ मेन प्रोडक्ट, राइट फैट लॉस इज अ बाय प्रोडक्ट। करेक्ट, ये समझना फैट चाहिए। लॉस हो जाता है इन प्रोसेस में, फैट लॉस करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने स्टेमिना बिल्डिंग पे काम करेंगे, स्टेमिना कब बढ़ेगा? जब आप अपने डिस्टेंस की, कार्डियो की, फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे। यस, तो यस डेफिनेट सी बात है, जब आप उसको इंक्रीज करेंगे तो आप कैलोरी बर्न ज्यादा करेंगे। आप स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं तो आप थोड़ी सी हैवी लिफ्टिंग करेंगे। यस, तो वहां से भी आपकी कैलोरी बर्न होगी। लेकिन आप इस प्रोसेस में समझिए, तो पहले में हम फोकस करें मेरा कैसे भी करके फैट लॉस हो जाए, और दूसरे में मैं क्या फोकस कर रहा हूँ, कैसे मेरी बॉडी में ताकत बन जाए, कैसे मैं फुर्तीला हो जाऊं, और इस प्रोसेस में आपका फैट लॉस हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने, देखिए मैं एक बात बताता हूँ, क्योंकि जब आई वॉज अ चाइल्डहुड ओबी, मेरे को चाइल्डहुड ओबेसिटी थी, ओके और मैंने बहुत टाइम तक बॉडी शेमिंग फेस किया। बहुत सारे लोग मेरे को बहुत सारे कमेंट करते थे। बाय डिफॉल्ट मेरा जेनेटिक बैकग्राउंड भी कोई बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। सो आई स्टडीड अ लॉट अबाउट द ह्यूमन बॉडी, हाउ द एंडोक्रोनोलॉजी वर्क्स, किस तरीके से बॉडी काम करती है। तो प्रॉब्लम वहां पर मैंने जो फेस करी कि जैसे आप फैट लॉस के थ्रू करते हो ना, आप जितना जल्दी वेट रिड्यूस करोगे उतना जल्दी वो वापस आएगा। आइडल अप्रोच होती है कि आप अपनी स्ट्रेंथ पे काम करिए, बाकी पैरामीटर्स पे काम करिए, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पे, अपने स्टेमिना पे, अपने स्किल्स पे। अगर आपका महीने में 1 किलो भी लूज होता है तो साल भर में कितना हुआ? 3 साल में 36। 36। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट हाँ लेकिन ऑब्वियसली। अगर साल में 12 किलो भी लूज हुआ, कितना महीने में? 1 किलो। इसकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये ना बंदा मेंटेन कर सकता है करेक्ट। इसको सर्वाइव, क्योंकि 1 किलो वेट रिड्यूस करने के लिए ना तो उसको फैट डाइट्स करने की जरूरत है, ना आपने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट डाइट प्लान की जरूरत है, ना बहुत ज्यादा पागलों की तरह वर्कआउट करने की जरूरत है। तो बहुत ही सिस्टमेटिकली आपको, अगर आप स्लो रिड्यूस करेंगे और लंबे टाइम तक, कंसिस्टेंसी विंस ओवर इंटेंसिटी। ऑलवेज रिमेंबर, कंसिस्टेंसी मैटर करती है, इंटेंसिटी उतना मैटर नहीं करती। इंटेंसिटी मैटर करती है जब आप किसी स्पोर्ट्स में, या पर्टिकुलर आपका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस गोल है। ठीक है। ओके। अब इसमें मैं एक चीज़ पूछूंगा आपसे कि आपको नहीं लगता कि आजकल जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स है वो ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं लोगों को रादर देन हेल्पिंग देम, कि एग खाने चाहिए नहीं खाने चाहिए, वेजिटेरियन हो जाओ नॉन वेजिटेरियन हो जाओ, यार सप्लीमेंट इनका लेने तो हैं नहीं लेने हैं। मैं ये बोलूंगा, इन लोगों से जितना दूर रह सकते हो ना हम्म, उतना दूर रहो, यही सॉल्यूशन है। क्योंकि मेरे को एक बात बताओ, जब सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, या फिटनेस इन्फ्लुएंसर नहीं थे, तब क्या लोग अपनी जिंदगी नहीं जीते थे, या हेल्दी नहीं रहते थे? रहते थे। अब फिटनेस इन्फ्लुएंसर ज्यादा है, उतनी मेडिकल विजिट्स हो रही हैं। हम्म, तो आप एक चीज समझिए, टू मच नॉलेज इज ऑल्सो हार्मफुल। कई बार क्या होता है, और अगर आपको ऑथेंटिक नॉलेज चाहिए, अब ये फिटनेस इन्फ्लुएंसर में बहुत तरीके के लोग हैं। मैं स्पेसिफिकली किसी को टारगेट नहीं करना, कुछ अच्छे फिटनेस इन्फ्लुएंसर भी हैं बाय द वे। ओके। हम सबको सेम कैटेगरी में नहीं रख सकते। कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छा एजुकेट करते हैं, बहुत अच्छा, तो उनके ऊपर ना वो दिखता है कि उन्होंने होमवर्क किया हुआ है, उन्होंने रिसर्च करी हुई है। करेक्ट। अब आपने कोई 2-3 महीने का ऐसा कोर्स कर लिया, क्योंकि वो आपको क्लेम कर रहे हैं कि आप महीने के इतने पैसे बना लोगे, इसलिए आप कोच बन गए, आपने खुद कभी एक्सरसाइज करी नहीं है ढंग से,
कभी हाइपरट्रॉफी को समझा नहीं है, कभी मसल ड्रॉप होता है कैसे समझा नहीं है, कभी डाइट प्लान फॉलो किया नहीं है, कभी किसी स्पोर्ट्स के में आपने खेला नहीं है, और आप बस सोशल मीडिया पे कैमरा के सामने कोई रिसर्च पढ़ी और आपने बक दी उसको। तो करेक्ट। वो एक फंडामेंटल वो लोगों को कंफ्यूज करने वाला है। और बाय द वे इसमें भी मैं एक और बात बता देता हूँ, जितनी भी ये रिसर्च की बात करते हैं, हम्म। आधी से ज्यादा तो पेड रिसर्च होती है। ओके। हाँ, कोई 100 बिजनेसमैन अगर मिल जाए और वो एक झूठ को सच बनाना चाहे ना, वो इजीली बना सकते बना हैं। सकते हैं, करेक्ट। तो ये रिसर्च पेड होती है बड़ी। आपका आपने कितनी ऑथेंटिक रिसर्च है ये भी तो सोचो। बस कोई भी उठा के बोल देता है रिसर्च ये कहती है। रिसर्च कौन सी रिसर्च कहती है, किसने करी है वो रिसर्च, ये भी तो मैटर करता है। कितने लोगों पर हुई है, कितने टाइम तक हुई है, सही बात है। मैटर करेगा ना। कि 200 लोगों पे जो रिसर्च हुई है और एक रिसर्च 2000 लोगों पे हुई है, तो ऑथेंटिसिटी किसकी ज्यादा होगी? जो 2000 पे हुई दो है हजार उस पे पता चलेगा ना। राइट। फिर इसमें ये आती कराने वाला कौन था, हम्म। रिसर्च करी किसने। तो जब भी कोई आपसे, मैं अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, लोग जिनको भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर कंफ्यूज करते हैं, उनको मैं सिंपल बोलूंगा कि जब भी कोई ये रिसर्च की बात करते हैं तो पहले रिसर्च को देखो कि कौन कर रहा है, कहाँ कर रहा है, कैसी हुई है, और क्या इसके अगेंस्ट भी रिसर्च हुई है। ऐसा भी होता है बाय द वे। हम्म। लोगों को लगता है सिर्फ एक ही तरीके की जब रिसर्च होती है तो उसके ऊपर अगेंस्ट रिसर्च भी होती है, उसके ऊपर बाद में और रिसर्च होती है। करेक्ट। पर जैसे अभी मैंने रिसेंटली नोटिस किया, आमिर खान को देखा था मैंने। हम्म। ही वॉज प्लेइंग पिकल बॉल, ठीक है। ओके। तो उसमें वो बिल्कुल ही नॉर्मल फिजिक हो गई है उसकी। और उससे पहले हमने आमिर खान की कितनी ट्रांसफॉर्मेशन देखी है अच्छा। कि इस एज में भी, एट द एज ऑफ 50+, उसने गजनी मसल में अलग बिल्ड कर ली। ट्रांसफॉर्म किया, फिर दंगल में अलग द ट्रांसफॉर्म। हाँ, उस उसमें भी किया है। उसके बाद अब वो नॉर्मल हो गए, तो ये बॉडी में ड्रास्टिकल चेंज जो आ रहा है, तो कैसे लोग एक गोल को अचीव करते हैं और उसके बाद सडनली वो ड्रॉप कर देते हैं, ये मोटिवेशन क्यों लूज कर रहे हैं? और दूसरा, क्या कोई इसके ऊपर एविडेंस या कोई रिसर्च है ऐसी कि कैसे क्यों होता है ऐसा? देखिए, ये ना कंप्लीटली सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि जो बॉल, पहली चीज तो आप जिनको आइडलाइज कर रहे हैं, हम्म। आप आमिर खान को अगर आइडलाइज कर रहे हैं कि उसकी जैसी फिजिक बनानी है, तो आप समझो कि वो जो फिजिक बनाता है या फिजिक जो वो ड्रॉप करता है, उसका कहीं ना कहीं पर्पस मूवी से रिलेटेड भी होता राइट। है ना। जिस हम्म। मूवी की रिक्वायरमेंट होगी, अभी आप रणदीप हुड्डा को देखो, वो एकदम से पतला हो गया था, किसी में वो एकदम से तगड़े हो जाते हैं। हम्म। तो ये उनकी इंडस्ट्री की डिमांड है। तो अगर आप गलत लोगों को आइडलाइज करोगे, देखिए आमिर खान क्या है, मेरे को एक बात बताओ, आमिर खान इज अ वेरी गुड एक्टर, राइट। तो उसको आइडलाइज करो ना एक्टिंग में। राइट। आप किसी एक्टर, ऐसे ही होता है, बहुत सारी एक्ट्रेस डाइट का ज्ञान दे रही है, भाई वो एक्ट्रेस है तो दे आर गुड इन एक्टिंग ना, तो आइडलाइज देम इन द एक्टिंग। डाइट के लिए आप रजिस्टर्ड डाइटिशियन पे जाओगे या किसी न्यूट्रिशनिस्ट पे जाओगे। हम्म। तो आमिर खान से अगर आप कह रहे हो कि उनकी क्या है, देखिए उनकी लाइफस्टाइल अलग है, बहुत अलग तरीके से उनकी अप्रोच होती है फिटनेस को लेके। वो हमारी तरह इन्फ्लुएंसर्स को नहीं सुनते, उनके पास कोच अलग होता है, उनके पास फिजियोथेरेपिस्ट सेपरेट होता है, उनके पास एक डाइटिशियन अलग होता है। करेक्ट। तो बहुत सारे लोग उनकी हेल्थ का ध्यान रखते हैं कि ताकि अगर वो कोई ड्रास्टिक चेंजेस कर भी रहे हैं तो वो पूरा अंडर सुपरविजन होता है। करेक्ट। और अगर आप ड्रास्टिक सडन चेंजेस करेंगे अपनी बॉडी के साथ, तो यंग एज में बेशक से आप झेल जाओ, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी यू विल सी द कॉन्सिक्वेंसेस। तो इसको हम रिलैप्स नहीं बोलेंगे कि कोई मोटिवेशन है, मोटिवेटेड है और सडनली वो मोटिवेशन लूज कर जाता है आफ्टर अचीविंग अ सम स्पेसिफिक गोल? वो अगर सबके आमिर साथ खान की होता नहीं, है, अगर नॉर्मली वो भी किसी की सबके नहीं मान साथ लो। होता है, रिलैक्स हर कोई बंदा करता है। राइट। कुछ लोग कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड है, इतने टाइम से कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आई रियली अप्रिशिएट देम। बट 90% केसेस में ऐसा नहीं होता। लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, फाइनेंशियल चेंजेस आते हैं, बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, स्पिरिचुअल चेंजेस आते हैं, आपकी फैमिली में चेंजेस आते हैं, आपकी बॉडी में आता है। लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट फेज होते हो। आप पहले बच्चे होते हो, फिर आप एक यंग बॉय बन जाते हो, फिर आप एक स्पोर्ट्स में चले जाते हो, या फिर आप बिजनेस में चले जाते हो। आप वुमेन हो, पहले आप यंग थे, सब कुछ कर पाते थे, अब शादी हो गई, बच्चे हो गए। तो हर बार मोटिवेशन काम नहीं करता, थोड़ा सा डिसिप्लिन भी आता है। और कई बार मुझे ऐसा लगता है कि फिटनेस और हेल्थ को ना बहुत ज्यादा भी मेन इंपॉर्टेंट नहीं बना देना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, देखिए जैसे गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत है ना, राइट।
उतनी रिक्वायरमेंट होती है फिटनेस भी। अगर आपको लंबा जाना है तो आपको पेट्रोल तो चाहिए, मतलब हेल्थ तो चाहिए ही चाहिए। करेक्ट। लेकिन क्या सिर्फ पेट्रोल से गाड़ी चलेगी? उसमें और चीजें मैटर नहीं करती? सर्विसिंग। तो आपके पर्सनल रिलेशनशिप मैटर करते हैं, राइट। आपकी बाकी लाइफ बहुत ज्यादा मैटर करती है। आप उन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके अगर कभी रिलैप्स आ भी जाता है, हम्म। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, दैट्स कंप्लीटली ओके, इट्स अ नॉर्मल सिनेरियो। बस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ कोच, या फिर लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी कि जब भी कभी ब्रेक लगे आपकी एक्सरसाइज में, तो उसको कोशिश करो कि उसको बहुत ज्यादा डिले मत करो। जितना जल्दी आप स्टार्ट कर सकते हो उसको आप दोबारा से आ जाओ। और कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अवेयर कराते रहो बार बार कि हाँ जी, आपने पहले ऐसे प्रॉमिस किए थे, पहले आपका गोल था 10 किलो वेट लॉस करना चाहते थे, या पहले आप इस रनिंग में भाग लेना चाहते थे, अब आपको एंकल इंजरी होगी। अब एंकल इंजरी होगी तो क्या जिम छोड़ दोगे? सही बात है, क्यों आपकी छोड़। बॉडी में बाकी जॉइंट्स भी तो हैं, उनको। उसको क्यों नहीं एक्सप्लोर करते? तो राइट। वहां पर मोटिवेशन और बहुत सारी चीजें जो है, एक कहते हैं ना, कोच और ट्रेनिंग के बीच का रिलेशनशिप होता है। और एक कोच को अपने ट्रेनिंग को थोड़ा बच्चे की तरह कंसीडर करना चाहिए कि वो गलती करेंगे हम्म। और वो कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, वो इधर उधर से आके बोलेंगे। जैसे बच्चा बोलता है ना, पापा उसको ये दिला दिया, उसने वो दिला दिया, ऐसे स्टूडेंट्स भी बोलते हैं कि इससे इस इन्फ्लुएंसर ने ये बोला, उसने वो बोला, मेरे लिए क्या अच्छा है। तो सबसे पहले लोगों को कंफ्यूजन अगर हटानी है तो किसी एक्सपर्ट के अंडर समझ लीजिए, और वहां पर ना पर्पस आपको एक्सरसाइज करने का नहीं, अपनी बॉडी को समझिए। अब जाके ट्रेनर के पास आप बोल दो कि हमें फैट लॉस कराना है, हमें सिर्फ फैट लॉस करा दो, तो वो फोकस भी तो उसी पे करेगा। ये वही वाली बात होगी कि आप एक समुंदर के पास एक बाल्टी लेके खड़े हुए हो। पर सर एक्सपर्ट से ये चीज़ भी आती है ना कि आजकल अगर आपने देखा हो, नोटिस किया हो, मैंने तो बहुत ज़्यादा किया, क्या? कि लोग सबसे ज़्यादा ना सुनते हैं सेलिब्रिटी ट्रेनर्स की, हाँ, रादर देन कि वो अपने कोच की सुने। क्योंकि वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हाँ। है ना। सक्सेसफुल लोगों को हर कोई सुनना पसंद करता है, जो सक्सेसफुल नहीं होता या जो पाथ में होते हैं हम्म। उनको लोग उतना वैल्यू नहीं देते। सो दैट्स द हाउ द नेचर वर्क्स। बट इसका मतलब जरूरी नहीं है कि कोई सिलेब्रिटी ट्रेनर है तो वो अच्छा ही होगा, बिकॉज बहुत सारे सिलेब्रिटी ट्रेनर्स को मैंने देखा है कि वो अनवांटेड मूवमेंट्स या फिर राइट, मैंने देर आर काफ़ी। सम सर्टेन कंपेंसेशन जहाँ पे वो एरिया वो इम्प्रूव कर सकते हैं, या हम्म। एक्सपर्टाइज किसी और चीज की है, करा कुछ और में। करेक्ट। और पहली बात तो ना, मेरे को ये वर्ड समझ नहीं आता, व्हाट इज सेलिब्रिटी ट्रेनर। क्योंकि आप सेलिब्रिटी को ट्रेन करते हो तो वो भी सेलिब्रिटी तो बन सेलिब्रिटी, मैं डॉक्टर को ट्रेन करता हूँ तो क्या मैं डॉक्टर ट्रेनर गए, हो गया? डॉक्टर ट्रेनर। कि मैं बिजनेसमैन को ट्रेनर करता हूँ तो क्या मैं बिजनेसमैन ट्रेनर? भाई करेक्ट ट्रेनर करेक्ट। ट्रेनर होता है। दिस टर्म इज रॉन्ग, राइट। तो ये तो एक मार्केटिंग हाइप है सेलिब्रिटी ट्रेनर, क्योंकि आप उनके थ्रू आप दिखाते हो कि मैं इनसे ट्रेन करते हैं, फिर वो। अब मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, एक नॉर्मल ट्रेनर की लाइफ सेलिब्रिटी ट्रेनर से ज्यादा स्ट्रगलफुल होती है। हम्म। करेक्ट। क्योंकि ऐसा नहीं है सेलिब्रिटी ट्रेनर्स मैं सबको टारगेट कर रहा हूँ, देयर आर लॉट ऑफ गुड कोचेस जो सेलिब्रिटी को ट्रेन करते हैं, आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम। बट देयर आर सर्टेन पीपल जो थोड़ा सा इस तरीके से गलत एक्सरसाइज दिखाते हैं, तो लोग उनको फॉलो करते हैं। मैं क्यों इस पे क्वेश्चन उठा रहा हूँ, क्योंकि जब आप फेमस होते हो ना, और जब आपकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा होती है या आपके फॉलोअर्स होते हैं, तो आपको समझना चाहिए कि आपके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है राइट। कि आप कुछ भी बोलेंगे या कुछ भी दिखाएंगे उसको बहुत सारे लोग फॉलो करने वाले हैं। और इंडिया की जनता इतनी समझदार नहीं है, भोली भाली है, ट्रस्ट कर लेती है। मैं ये नहीं कहूंगा बेवकूफ है, लेकिन ट्रस्ट फैक्टर ज्यादा है, हम जल्दी से भरोसा कर लेते हैं लोगों पे। तो सेलिब्रिटी ट्रेनिंग, सेलिब्रिटीज के लिए अपने नॉर्मल ट्रेनर्स पे ध्यान दीजिए, उनसे बात करिए, और नहीं तो खुद को एक्सप्लोर करिए किस तरीके से आप कर सकते हो। आपको अपनी बॉडी के बारे में आप ही बता सकते हो, कोई दूसरा बंदा नहीं बता सकता। और उसके लिए घर से निकलो, ट्रेनिंग करो, एक्सप्लोर करो, चीज़ें सीखो। हाँ, और ट्रेनिंग में भी ना, मैं बेशक से आई लव वेट लिफ्टिंग ना, मैं वेट लिफ्टिंग करता हूँ, फंक्शनल ट्रेनिंग करता हूँ। बट मैं सबको बोलता हूँ कि जरूरी नहीं है कि सबको जिम आने की जरूरत है, या सबको वेट लिफ्टिंग करने की जरूरत है, या सबको मेरी तरह ही एक्सरसाइज करने की जरूरत है। आप फिजिकली एक्टिविटी स्टार्ट करिए बस, कैसे भी, चाहे आप स्विमिंग ज्वाइन करिए, आप योगा क्लास ज्वाइन करिए, आपके घर के एरिया के पास कोई फिटनेस स्टूडियो है जहाँ पे पर्सनलाइज ग्रुप सेशंस होते हैं, आप वहां पर जा सकते हैं। आप कोई स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं।
पर्पस क्या है कि जब आप इन फिजिकल स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होगे ना, एक टाइम के बाद आपको अपनी ना वीकनेस पता चल जाएगी। ठीक है। तो उस वीकनेस पे काम करने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सब चीज का बेस है बाय द वे। ठीक है। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को भी ना, एक यहाँ पर मैं एक पॉइंट ऐड ऑन करना चाहूंगा, मेरे साथ ये बहुत ज्यादा होता है। लोग आते हैं, अब लोगों ने ना, जैसे आपने बोला, बहुत जगह से सुन लिया है कि जिम ट्रेनिंग काफी हेल्प करती है, वेट ट्रेनिंग हेल्प करती है। लोगों को ये भी पता है कि स्क्वाट हेल्प करते हैं, डेडलिफ्ट हेल्प करती है, हैवी बेंच प्रेसेस, हैवी लिफ्टिंग आपके हॉर्मोन्स को बढ़ाती है, आपके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाती है। आपने ये पूछा कभी कि क्या जो बंदा 8 से 12 घंटे बैठा हुआ है चेयर पे हम्म। और पिछले 8-10 साल से बैठ के काम कर रहा है, क्या उसकी बॉडी एक्चुअल में प्रिपेयर्ड है उस वेट को उठाने के लिए? सही बात है। अब बहुत सारे मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो, जिन्होंने पहले कोचिंग करी और डेडलिफ्ट कर लिया, स्क्वाट कर लिया, और उनकी बैक में इंजरी हो गई या फिर नी में इंजरी हो गई, फिर वो ट्रेनर को ब्लेम करते हैं। आपको पहले प्रिपेयर होना पड़ता है। तो प्रिपेरेशन का मतलब क्या है? क्योंकि जिस भी पोजीशन पे आप बहुत लंबे टाइम तक बैठे रह गए, या किसी भी पोजीशन पे आप इस एक ही चीज कर रहे हो, तो आपके कुछ मसल्स ना टाइट हो जाते हैं, कुछ आपके मसल्स वीक हो जाते हैं। वीक तो हो जाता आपको पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि मेरा जॉइंट किस तरीके से है, मेरा कोई काइफोसिस तो नहीं हो गया, क्या मेरा लोअर बैक में एक्सेसिव कर्व तो नहीं बन गया, क्या मेरा पेल्विक अपनी नॉर्मल पोजीशन पर है, मेरी एंकल मोबिलिटी कैसी है। एंकल मोबिलिटी अच्छी नहीं और आप स्क्वाट करा रहे हो, सही बात है। तो करेक्ट। आपके पेन आएगा, कुछ ना कुछ होगा। तो आपको सबसे पहले प्रिपेयर होना जरूरी है। और मैं एक चीज और बताता हूँ, जब आप दुनिया से इधर उधर से 10 जगह से ज्ञान लेते हो ना, तो वो लोग कंफ्यूज ही रहते हैं। कंफ्यूज ही रहता तो आप एक ही पर्सन पकड़िए, एक ही को चीज पकड़िए, और अगर आपको ट्रस्ट नहीं होता तो पर्सन चेंज कर दीजिए, या फिर आप ऑथेंटिक रिसर्च पे भी जाते हैं, वहां से कर सकते हो। लेकिन किसी एक चीज को पकड़ के ना, पहले डिसिप्लिन को मास्टर करिए। लोगों की प्रॉब्लम है, लोग डिसिप्लिन को मास्टर नहीं करते, किसी चीज को मास्टर करना चाहते हैं। अगर आपने डिसिप्लिन को मास्टर कर लिया ना, फिर आप जिस भी चीज में उतरोगे, उन सब चीजों में आपका वो डिसिप्लिन दिखाई देगा, एंड यू विल सी द रिजल्ट। है। राइट। और मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है सर, कि बहुत सारे लोगों को ना प्लेटू हिट हो जाता है, और फिर वो प्लेटू को ब्रेक डाउन कैसे करना चाहिए। बहुत लोग ज़्यादा परेशान है कि रिजल्ट्स नहीं आ रहे, रिजल्ट्स नहीं आ रहे, स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे आ रहे थे, डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो पहले तो आप थोड़ा सिंपल तरीके से ये बताओ शॉर्ट में कि प्लेटू क्या है, और प्लेटू को ब्रेक डाउन करने कैसे किया जा सकता है, कौन से स्टेप्स ले सकते देखिए, प्लेटू पहली चीज तो आता नहीं है जल्दी से। हैं। ओके। जितने लोग भी बोलते हैं कि हमें प्लेटू आ गया है या हमारा चेंज रिजल्ट्स नहीं आ रहे, प्लेटू एक एक्सट्रीम स्टेज है। अगर आपका बहुत जल्द कितनी, प्लेटू हिट तब होता है जब आपने कंसिस्टेंटली सेम एक्सरसाइज, सेम डाइटरी प्लान को बहुत लंबे टाइम तक फॉलो किया। तो उससे क्या हो गया बॉडी में? एडेप्टेशन। अडेप्टेशन। अब एडेप्टेशन एक बार आपकी हो गई, तो आपकी बॉडी वहां पे कंफर्ट हो जाती है। ओके। इसको मैं एक ऐसे एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे नया नया कोई बंदा ड्राइविंग सीखता है, तो उसको ना स्पीड बढ़ाने में डर लगता है। यस, करेक्ट। वो पहले गियर या दूसरे गियर पर ही गाड़ी को चलाता रहता है, लेकिन जैसे ही वो मास्टर हो जाता है, तो वो 70-80 किलोमीटर की स्पीड पे भी गाने भी सुन रहा होता है, बात भी कर रहा होता है, कुछ खाना हो तो वो खा भी लेता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, ह्यूमन बॉडी इज वेरी एडेप्टेटिव इन नेचर। आप इसको, बहुत सारे आपने देखा होगा ना लोगों को, जब वो स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो पहले वो बड़ा अनकंफर्टेबल होते हैं, बाद में उनके लिए सब चल जाता है। तो करेक्ट। इट्स ऑल अबाउट एडेप्टेशन। अडेप्टेशन। तो प्लेटू हिट तभी होता है जब आपकी बॉडी अडेप्ट कर जाती है। उसको ब्रेक कैसे करेंगे? उसको ब्रेक करने का सिंपल तरीका देखिए, इसी इसी के आंसर में इसका वो इसी छुपा हुआ रूटीन को ब्रेक कर सॉल्यूशन। दो। आप अपनी, जो भी आप पैटर्न करते आ रहे थे, आप उसमें ना पहले माइनर चेंजेस करते हैं। ओके। ऐसा नहीं होता कि पूरा का पूरा डाइट प्लान चेंज कर दिया, ऐसा कभी नहीं होता कि पूरा का पूरा एक्सरसाइज प्लान चेंज कर दिया। आप किन्हीं दो चीजों को थोड़ा ऊपर नीचे करके देखिए, आप 2-4 चेंजेस करिए, वहां पे नहीं आ रहा तो आप थोड़ा सा और चेंजेस करिए। आप, सपोज आप बहुत ज्यादा हाई प्रोटीन डाइट ले रहे थे, तो आप थोड़ा बैलेंस मील पे फोकस कर लीजिए। ओके। आप हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग कर रहे थे, आप हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग पे कर सकते हैं। आप पहले सिंगल सेट करते थे, आप डबल सेट पे आ सकते हैं। आप एंड्योरेंस एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। तो देर आर लॉट ऑफ वेज, वो आपको क्या सूट करेगा वो आपका कोच बताएगा।
या आपको खुद को अंडरस्टैंडिंग है, तो आप आइडेंटिफाई, प्लेटू ब्रेक करना कोई बहुत टफ नहीं है। तो एक चीज ना मैं आपको प्लेटू के बारे में और भी बता देता हूँ। बहुत बार ये इंडियंस घर में मैंने देखी है प्रॉब्लम्स। आई एम नॉट श्योर इंडियंस शायद सभी जगह ऐसा होता होगा। आपने देखा होगा ना हमारे घर में ना सर्टेन कुछ ही टाइप की सब्जी बनती है। हाँ, वो आलू गोभी, मेरे घर में भी बनती है। पुलाव, चावल, है ना, वो हम्म, गलत नहीं है। बट आपको पता है जब आप सब्जी मंडी जाते हो या हम्म, मार्केट में आप जाते हो, कितनी डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी वेजिटेबल्स फ्रूट्स अवेलेबल है, लेकिन हम खरीद के क्या लाएंगे? वही जो हम कई वही, सालों से खरीद रहे हैं। राइट। वही कॉन्सेप्ट है, मंगलवार को ये दाल बनेगी और वेडनेसडे को ये बनेगा, थर्सडे। तो आप देखिए कितनी ऐसी ऐसी सब्जियां आती हैं मार्केट में जो कई लोगों से पूछो तो उनका नाम भी नहीं जानते या उन्होंने कभी खाई नहीं है। तो आपको देखिए नेचर हमें बहुत, मतलब डाइवर्सिटी में इतनी सारी चीजें प्रोवाइड करता है। इनफैक्ट ये जो न्यूट्रिशन वाला टॉपिक है ना सर, हाँ। मैं ज़रूर इस टॉपिक पे एक और एपिसोड करूँगा आपके साथ। ओके। अगर ये ऑडियंस मेंशन कर दे न्यूट्रिशन, तो हम पूरा न्यूट्रिशन पे एक डीप इंफॉर्मेशन के साथ आएंगे। हाँ, और अगर किसी का कोई न्यूट्रिशन से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन है जिस पे वो हमेशा कंफ्यूज रह सकते हैं, डेफिनेटली प्लीज कमेंट, आई लव टू आंसर। थैंक यू सो मच सर। आपने जितनी इन्फॉर्मेशन दी बहुत अच्छी थी, एंड आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को भी बहुत पसंद आया होगा। एंड थैंक यू सो मच। और करते हैं और सारे एपिसोड्स। थैंक यू सो मच आर्यन फॉर बीइंग अ गुड लिसनर ऑल्सो, बिकॉज बहुत सारे लोग नहीं सुन पाते रियलिटी को। थैंक यू सो मच। थैंक यू।